आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन। और यह सेट गुरु रहमान सर के द्वारा और उनके टीम के द्वारा तैयार किया गया है। तो आज हम लोग इसी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। और आप लोग का इसमें कितना नंबर आता है यह भी कमेंट कीजिएगा, कितना सही कर पाते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें कहा गया है वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हमारे भारत में वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक का एक सही है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है। तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। तो 3 का 3 नंबर सही हो जाएगा। भारतनाट्यम यह तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और कथकली जो है यह केरल का लोक नृत्य है। गरबा डांडिया ये सभी गुजरात में नृत्य किया जाता है। चलिए आगे है 4 नंबर। मणिपुर मेघालय एवं त्रिपुरा दिवस कब मनाया जाता है। ये सभी जो है तीनों राज्यों का दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। 4 का 20 सही हो जाएगा। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बिहार के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना है। तो बिहार के कुल जनसंख्या का उसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत हो जाएगा 15.9%। 6 का 4 सही है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में कहा गया है कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जो नगरीकृत जिला है वह है समस्तीपुर। यज्ञशाला में कौन सा समास है। तो यज्ञशाला में तत्पुरुष समास है। 8 का 3 सही हो जाएगा। बिहार दरोगा का सिलेबस में आपका थोड़ा बहुत कुछ प्रश्न इंग्लिश और हिंदी का भी रहेगा और एक आध दो मैथ का भी, तो उसको भी लेके चलना है। हृदय का विशेषण निम्न में से कौन है। तो हृदय का विशेषण हो जाएगा हार्दिक। 9 का 4 सही है। देखिए अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजक्शन। तो 10 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी बिकॉज। 11 का है कि सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, यानी कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो 11 का 2 नंबर सही है। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 12 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे अधिक कार्यालय है। तो पूछ रहा है कि सही उत्तर कौन है। तो इसमें से दोनों उत्तर सही है। 1 और 2 दोनों उत्तर सही है कि वाणिज्यिक बैंक जो जीवन बीमा क्षेत्र में उतरा वह सबसे पहला बैंक है स्टेट बैंक, और विदेशों में सबसे अधिक कार्यालय भी स्टेट बैंक का ही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। इन दोनों कथन में से कौन सत्य है। सरकारी बॉन्ड का क्रय विक्रय यानी खरीद बिक्री एसबीआई करता है, तो बिल्कुल गलत है। सरकारी बॉन्डों का जो खरीद बिक्री है वह बैंक और वित्तीय संस्थान के माध्यम से किया जाता है, न कि पर्टिकुलर एसबीआई के द्वारा। पहले चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसमें से केवल 2 नंबर सही हो जाएगा। पहला गलत है, 2 सही है। 1969 ईस्वी में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और यह 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है। आयुष्मान भारत योजना का संबंध स्वास्थ्य बीमा से है। और आप लोग देख सकते हो कि टाइम टू टाइम आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए गाँवों शहरों में आता है, जिसमें आपको 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के लिए उसमें लिखा होता है या फिर कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो यह नई दिल्ली में है। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। दोनों में से सही कौन है। कोब डगलसन उत्पादन फलन के अनुसार वस्तु का उत्पादन करने के लिए श्रम एवं पूंजी दोनों की आवश्यकता होती है। इसके अनुसार श्रम एवं पूंजी को किसी अनुपात में बढ़ाने से वस्तु का उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। आप पूंजी या श्रम को जिस अनुपात में बढ़ाइएगा आपका उत्पादन या लाभ भी उसी अनुपात में भी बढ़ेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुद्रास्फीति के कारण व्यापार संतुलन विपरीत
विपक्ष में हो जाता है क्योंकि भारत में वृद्धि तथा निर्यात में कमी हो जाती है। इसके तहत यानी मुद्रास्फीति, ऋणी की हानि तथा ऋणदाता को लाभ होता है। इन दोनों में से कौन सही है? तो देखिए इसमें से आपका केवल पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन यह गलत है। तो 17 का 1 सही हो जाएगा और यह गलत इसलिए है कि मुद्रास्फीति में ऋणी जो ऋण लेता है उसको लाभ होता है, ऋणी को लाभ होता है, जो ऋण देता है उसको हानि होता है। तो यहाँ पर बस उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का संबंध किससे है? उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का संबंध अल्फ्रेड मार्शल से है। 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 19, इसमें कहा गया कि भारत के किस शहर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है? विश्व शिल्प नगरी का दर्जा श्रीनगर को दिया गया है। 19 का 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में शीर्ष राज्य कौन है? तो 2024 में शीर्ष पे रहा है केरल। केरल जो है राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में शीर्ष पर है, यानी पहले नंबर पे है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन डेलावेयर में किया गया है। 21 का 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया है। हाल ही में सर्वाइकल कैंसर का टीका देने वाला यानी निःशुल्क टीका देने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तो यह पहला राज्य बिहार है जिसने सर्वाइकल कैंसर का टीका निःशुल्क दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSME नीति 2024 को आरंभ किया है? यह जो नीति है MSME नीति 2024, इसको तेलंगाना सरकार के द्वारा आरंभ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइन कब लॉन्च किया गया है? तो इसको 2023 में लॉन्च किया गया, इसे 2023 में लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं 26 नंबर, हंगरी में आयोजित हो रहे 45वें चेस ओलंपियाड की ओपन कैटेगरी में भारतीय पुरुष टीम के कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम के द्वारा स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीत लिया गया है। आगामी कॉमनवेल्थ गेम किस वर्ष प्रस्तावित है? जो आगामी जो अब होने वाला जो कॉमनवेल्थ गेम है वह 2026 में प्रस्तावित किया गया है। अब यह 2026 में होगा। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शिपिंग मंत्रालय के द्वारा मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि विशेष बहुमत वाला संशोधन के संबंध में किन मुद्दों को छोड़कर संविधान के अन्य सभी व्यवस्था विशेष बहुमत संशोधन में शामिल है? यानी इसमें कहा गया कि विशेष बहुमत वाला जो संशोधन के संबंध में किन मुद्दों को छोड़कर संविधान के अन्य सभी व्यवस्था विशेष बहुमत संशोधन में शामिल है। तो इसमें केवल 2 नंबर जो है न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों और शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़ दे तो सब विशेष बहुमत में शामिल होता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगले वित्त वर्ष अनुमानित बजट प्रस्तुत होने और विचलन और पारित किया जाना किसके अंतर्गत होता है? तो यह जो सब है कि बजट प्रस्तुत करना, विचलन करना और पारित करना, ये सब बजट सत्र के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। और वित्तीय बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। अध्यादेश में निहित विधि संसद या विधानमंडल के अगले सत्र की शुरुआत के कितने समय के बाद प्रवर्तन योग्य नहीं रह जाता है? तो यह 6 सप्ताह के बाद यह प्रवर्तन योग्य नहीं रह जाता है। 33 में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन सही है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया गया हो कथन में, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। तो इसी में अक्सर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सही को चुनना है। 51वां संविधान संशोधन के तहत सदस्य संख्या लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% होगा। तो यह बिल्कुल सही है। इसमें ही निश्चित किया गया था कि जो लोकसभा के मंत्री होगा वह लोकसभा के मेंबर का 15% ही होगा, उससे अधिक नहीं होगा। और यह लोकसभा और विधानसभा दोनों में लागू है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है, भाग 4 में नहीं, ये गलत है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। तो इसमें से केवल 1 नंबर सही है, बाकी दूसरा गलत है। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर। देखिए इसमें गलत बोल रहा है कि गलत कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, धन विधेयक में लोकसभा का मुख्य हस्तक्षेप होता है और राज्य के नीति
निर्देशक तत्व का वर्णन अनुच्छेद 36 से 57 तक किया गया है। तो सही कथन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, तो 57 नहीं होगा। और यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि लोकसभा का मुख्य हस्तक्षेप नहीं होता है। हाँ, धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन सिर्फ इसमें लोकसभा का ही मुख्य हस्तक्षेप हो यह जरूरी नहीं है। तो इसमें सही कोई भी नहीं है, न तो एक और न ही दो सही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मिस्टेक, यहाँ पर गलत बोला और यहाँ पर सही भी पूछा है, तो इसमें टाइपिंग एरर है। चलिए आगे है 35 नंबर, नीति आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? नीति आयोग का वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया, बल्कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो 35 का 4 सही हो जाएगा। सीबीआई की स्थापना गृह मंत्रालय ने कब किया था? सीबीआई की स्थापना गृह मंत्रालय के द्वारा 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को किया गया है। दोनों सदनों में प्रतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। और यह जो संयुक्त अधिवेशन है यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो यह ध्यान देना है कि पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होकर इसको राष्ट्रपति मारते हैं, लेकिन जो कि गलत है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और इसको बुलाता है राष्ट्रपति। आगे 38 नंबर, प्राक्कलन समिति के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर देखिए कि प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही है। अगले वर्ष 30 अप्रैल को कार्यकाल समाप्त हो जाता है। मई महीने में समिति का कार्यकाल स्टार्ट होता है, मई में स्टार्ट होता है और 30 अप्रैल को इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और इसका कार्यकाल 6 महीने का होता है। तो यही गलत है, 38 का 4 गलत है, क्योंकि प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है, 1 ईयर का होता है, 6 महीने का नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना करेगी। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल में। तो इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। तो 39 में दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में किया गया, अगस्त 1993 में किया गया है। और इससे पहले आपसे हम पूछ चुके हैं कि सीबीआई की स्थापना कब हुआ है? तो सीबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1963 को किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कलाहारी मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में है। तो बिल्कुल सही है। और नामीबिया मरुस्थल नामीबिया में ही स्थित है। तो ये दोनों कथन ही सही है। तो गलत को पूछ रहा कि गलत कौन है, तो इसमें से गलत कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं गलत है। कथन वाले प्रश्न आपको खासकर ध्यान देना है, उलझा देता है कि सही कौन है गलत कौन है, तो आंसर देने में मिस्टेक होता है। देखिए यहाँ पर 42 में दिया गया है, इसमें कुछ कथन का प्रश्न कुछ ज्यादा ही है कि इनमें से कौन सही है, 1 या 2 कौन सही है। संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। तो बिल्कुल ही सही है यह। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण संकोच नदी के द्वारा किया जाता है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अधील दर्रा कहाँ है? अधील दर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। तो 43 का 4 नंबर सही हो जाएगा, लद्दाख, यहीं पर अधील दर्रा स्थित है। निम्नलिखित कथनों की पहचान कीजिए। जलोढ़ मृदा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोआब तथा समुद्र तटीय मैदान में पाई जाती है। तो हाँ, यह बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। यह कपास सोयाबीन के लिए उपयुक्त मिट्टी है। यहाँ बोल रहा है कि क्या जलोढ़ मिट्टी कपास और सोयाबीन के लिए उपयुक्त है? तो बिल्कुल ही गलत है। कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसमें से केवल 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, बारिंग किस राज्य की स्थानांतरित कृषि का नाम है? ये जो बारिंग है यह एक कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, और यह ओडिशा राज्य का स्थानांतरित कृषि का नाम है। अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर महीने में गर्मी जो लगता है उसका जो प्रमुख कारण है वह है कि ऊंचा तापमान, हाई टेम्परेचर और उच्च आर्द्रता, यही उसकी वजह है गर्मी का। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 47 नंबर में कि गंधक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गंधक के उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य है वह है तमिलनाडु। तो 47 का 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 48 में कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट
48 का 2 नंबर सही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 49 में देखिए, इसमें बोल रहा है कि दोनों कथन में से कौन सा है जो वह असत्य है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में किया गया है। इसके माध्यम से उत्पादन में कमी आई थी, बिल्कुल गलत है। हरित क्रांति के वजह से उत्पादन में वृद्धि हुआ है, न कि कमी। तो पहला तो ऑप्शन सही है, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसमें से केवल 2 नंबर गलत है। आगे देखिए 50 नंबर, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी यह दक्षिण भारत में है और यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। 50 का 4 नंबर सही है, कावेरी नदी। आगे देखिए 51 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दूकन अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला पक्षी है। माराकाइबो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। दूकन अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला एक पक्षी है और दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ी झील हो जाएगा माराकाइबो झील। तो यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी भी सही है, लेकिन अगर गूगल पर सर्च कीजिएगा तो वेनेजुएला देगा, लेकिन यह सही है उत्तर एक तरह से। ठीक है, आगे है 52 नंबर, निम्नलिखित में से गलत कौन है। सांभर झील बालसन का, डिडवाना झील प्याला का एग्जाम्पल है। लोनार झील उत्तराखंड में, तो बिल्कुल गलत है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। तो इसमें से 2 नंबर गलत है, बाकी पहला सही है। तो गलत स्किप हो जाएगा 2। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को घुमाता है ताकि बच्चे फंस सके। आगे 53 नंबर, सलेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से कितने देशों से लगता है। जो हमारे देश का जो जलीय सीमा है वह कितने देशों के साथ संलग्न है। तो यह 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जलीय सीमा साझा करता है। जैसे कि आपका पाकिस्तान भी लगता है, श्रीलंका भी है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश, मालदीव, ये सभी जलीय सीमा साझा करने वाला देश है। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। तो कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। 55 का 4 सही हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है कि अशोक का जौगढ़ शिलालेख का संबंध किस राज्य से है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह देख लीजिए कि जौगढ़ शिलालेख का संबंध अशोक से है और यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। मामल्लपुरम के रथ किस शैली का प्रतीक है। मामल्लपुरम का जो रथ मंदिर है यह पल्लव वंशीय या पल्लव शैली का इससे संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु काष्ठ शवपेटिका का साक्ष्य मिला है। तो इसमें जो शवपेटिका का जो साक्ष्य मिला है वह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। 58 का 1 सही हो जाएगा, हड़प्पा स्थल से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था जिसे जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों पर गुफा का निर्माण करवाया गया है। खारवेल का संबंध सातवाहन वंश से है। तो बिल्कुल गलत, 2 नंबर गलत है। खारवेल का संबंध सातवाहन से नहीं है। तो यही देखिए कि राजा खारवेल का संबंध छेदी वंश या फिर उसी को महामेघहाना वंश कहा जाता है, इसका संबंध उसी से है। तो इसमें गलत हो जाए कौन, केवल 2 नंबर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 60 में देखिए कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है और गुप्त साम्राज्य में सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का उपयोग किया जाता था। तो इसमें से दोनों कथन सही है। आज इस सेट में कथन का प्रश्न कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, तो चलिए टेंशन नहीं लेना है। जो भी कथन का भी प्रश्न है लेकिन वो सिंपल है। ठीक है, आगे 61, टोडरमल किसकी विशेषता थी। तो टोडरमल जो है वह राजस्व प्रशासन से संबंधित है। तो 61 का 3 सही है। किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था। तो मुगल साम्राज्य का जो विस्तार है वह सबसे अधिक औरंगजेब के समय में हुआ है। 62 का 4 नंबर सही हो जाएगा और इसका शासनकाल 1657 या 58 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक है। जहांगीर फिर आता है, फिर जहांगीर का 1605 से लेकर 27 तक है और शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 57 ईस्वी तक है। आगे देखिए, कबीर की समाधि निम्न में से किस स्थान पे है। तो कबीर का समाधि स्थल है मगहर में। 2 नंबर सही, मगहर। आगे 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधोला, दमड़ी और जीतर शेर शाह के समय तांबे का सिक्का है और तानसेन बाबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था। तो आप लोग बताइए कि कौन होगा। तो इसमें सबसे तो आसान है कि तानसेन जो है बाबर के समय नहीं बल्कि यह अकबर के समय में था। तो 2 नंबर तो ऐसे ही गलत है और पहला यह सही है। तीनों जो सिक्का है वह जो रुपए जो है वह सिक्का वह तांबे का था, वह शेर शाह के समय का ही है। तो पहला सही है, बाकी दूसरा गलत है। आगे 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो बिल्कुल सही है। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जिसका संबंध गुलाम वंश से है
और समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें से दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय करम शाह को दिया जाता है। 4 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, बेलूर पंथी का विद्रोह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बेलूर पंथी का जो विद्रोह है उसका संबंध त्रावणकोर से है, त्रावणकोर से है। आगे देखिए 68, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से गलत कथन कौन है। वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता स्थापित कर दिया था। तो यह कथन जो है यह सही है। और इसने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजीदारी और दीवानी अदालत की भी स्थापना किया था। तो दोनों कथन सही है, गलत कोई भी नहीं है। वो ना तो 1 और ना ही 2 इसका सही उत्तर होगा। 69 नंबर में सेम में है कि इसमें सही कथन का चुनाव करना है। कर्जन ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना किया था। तो बिल्कुल सही है। और लॉर्ड कर्जन के समय में ही समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 पारित किया गया था। तो आप लोगों को पता होगा कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक था। तो 1908 में यह प्रेस एक्ट कैसे पारित कर सकता है? तो दूसरा गलत है, बाकी पहला सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए केवल सही है। और देखिए यहाँ पर यह है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल का विभाजन किया गया था, जो इसी की वजह से बंगाल विभाजन की वजह से ही लॉर्ड कर्जन को सबसे अधिक जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। 4 नंबर सही है। सरदार उधम सिंह ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कब किया था? तो उधम सिंह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को 1940 ईस्वी में गोली मारकर हत्या कर दिए थे। आगे देखिए 72 नंबर कि मुस्लिम लीग एवं अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। तो हाँ बिल्कुल सही है। इन दोनों ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। और भारत छोड़ो आंदोलन 1944 की घटना नहीं जी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घटना है। तो इसमें से केवल 1 नंबर सही है, बाकी दूसरा गलत है। आगे देखिए द रिवोल्यूशनरी पत्रिका के संपादक कौन है? तो इस पत्रिका के संपादक हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। 4 नंबर सही है। केसरी पत्रिका एक कैसी थी? दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक? तो केसरी पत्रिका यह एक दैनिक समाचार पत्रिका है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था? तो 1935 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसको याद रखना है कि यह जो बुलबुला होता हुआ उसका वायु दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मथने के बाद क्रीम दूध से अलग होने का किस वजह से वह अलग हो जाता है? तो अपकेंद्रीय बल की वजह से दूध से क्रीम अलग हो जाता है। आगे देखिए 78 नंबर यूडियोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है? यूडियोमीटर के द्वारा गैसों का आयतन मापा जाता है। 4 नंबर सही है। किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 80 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है? तो विद्युत फ्यूज का कौन सा गुण होता है? तो वह होता है कि शीघ्र ही पिघल जाए, यानी उसका गलनांक कम हो। तो 80 का 1 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद्युतमय तार एवं उदासीन तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तो हाँ बिल्कुल सही है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्त युक्ति है, यानी सुरक्षा उपकरण है। तो इसमें से दोनों कथन सही हो जाएगा। चलिए आगे है 82 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान कीजिए। सॉरी यहाँ पे गलत है, असत्य कथन का पहचान कीजिए, यानी इन दोनों में से गलत कौन है? कैथोड किरणें अदृश्य होती और सीधी रेखा में चलता है। तो हाँ बिल्कुल ही सही है, यह सीधी रेखा में ही गमन करती है और इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। तो बिल्कुल ही गलत है। कैथोड किरण का वेधन क्षमता अधिक नहीं होता, बल्कि गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। तो 82 का 2 नंबर गलत है। आगे देखिए 83 निम्नलिखित तत्वों में किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो गलनांक सबसे कम आर्गन का हो जाएगा। 83 का 3 नंबर सही है, आर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस है? तो P4 को ही सफेद फास्फोरस कहा जाता है। अक्रिय गैस क्या होता है? अक्रिय गैस एक परमाणुक होता है, एक परमाणुक होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ये सब एक परमाणुक। लेकिन ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं O2 होता है, यह द्वि परमाणु होता है। ओजोन की बात करें तो O3 यह त्रिक परमाणु होता है। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? तो कांच का रंग नीला
कोबाल्ट ऑक्साइड के मिलाने से होता है। 86 का 2 नंबर सही है। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसका गंध आता है? आयोडेक्स से मिथाइल सैलिसिनेट का स्मेल आता है या गंध आता है, तो 87 का 1 नंबर सही है। आगे देखिए 88 नंबर, तापमापी थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के रूप में किया जाता है? तो पारे के रूप में गैलिस्टन का उपयोग किया जाता है। 88 का 4 नंबर हो जाएगा गैलिस्टन, या पारे की जगह इसका उपयोग किया जाता है। आगे 89 नंबर, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? तो यह पादप जीव हो जाएगा डबल रोटी के फफूंद। चलिए अगला प्रश्न है 90 नंबर, कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों के बढ़ने में सहायता करता है? तो उस अंग का नाम है, उस सेल का नाम है मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही कथन कौन सा है। पीत पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान यहाँ पर 7.7 होगा, यहाँ पर 77 नहीं होगा, 7.7 होना चाहिए। पीत में जल की मात्रा नगण्य होता है, तो इसमें से केवल ऑप्शन ए सही होगा। पीत में जल की मात्रा होती है, तो 2 गलत बाकी 1 सही है। निम्नलिखित में कौन सही है? आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, बिल्कुल सही है। और इसका जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन का होता है, तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स, इसमें गलत कथन कौन सा है? मोलस्का संघ की जंतु में श्वास गिल्स और टिंडिया के द्वारा होता है और इसका आहार नल पुनः विकसित होता है। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो ए या न ही 2 गलत है, दोनों सही है। तंबाकू का मोज़ेक रोग किसकी वजह से होता है? तंबाकू का मोज़ेक रोग विषाणु की वजह से होता है। 94 का 2 नंबर सही है, विषाणु। अगला प्रश्न है 95 कि नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूण कोष, 1 नंबर सही है। आगे देखिए 96, एक नगर की जनसंख्या एक दशक में 1,85,500 से बढ़कर 2,22,600 हो गई है, तो जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि कितना होगा? तो बस यहाँ आपको परसेंटेज वृद्धि निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कितना अधिक होता है, यहाँ पर अधिक लिखना है कि कितना अधिक बढ़ गया और बटा में पहले कितना था और 100 से गुना कर देना, तो यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2% इसका वृद्धि हुआ है। आगे देखिए, ए की आय 35% और बी की आय का 40% के बराबर है, तो ए और बी का आय का अनुपात क्या होगा? तो इसको बस अनुपात निकाल देना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8:7। 98 में कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 39 और 84 को भाग देने पर प्रत्येक बार शेष 3 बचता है। तो जब आप इन दोनों को 9 से भाग दीजिएगा तो इसमें से शेष 3 बचेगा। 9 चौक 36, 3 बचता है, 9 9 81, तो यहाँ पे भी शेष 3 बचेगा। तो 98 का 4 नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने 10.5 गुना 10 के पावर 10.5 को हल कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 346.5। आगे देखिए इस सेट का अंतिम प्रश्न कि ए और बी, ए बटा बी का मान इतना दिया है, तो a + 2a + b बटा 2a - b + 4/9 का मान क्या होगा? तो यहाँ से इसको आप ऐसे कीजिए, a बटा b को तोड़ दीजिए, पहले 75/100 हो जाएगा, 25 तिया 25 चौके। अब इसका a का मान हो गया 3, b का मान हो गया 4। अब इसको बैठा के निकाल दीजिए, आपको सिंपल आसान तरीके से यह मान निकल जाएगा। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 49/9 इसका सही उत्तर है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सेट समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं, कितना गलत हुआ, ये सब कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।